पंक्तियां मैं गुनगुना रही थी, ये पंक्तियां लेखिका मधु कांकरिया ने एक नेपाली युवती से सीखी थी। जानते हो बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ ये है कि मैं छोटी छोटी हाथों को जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि हे भगवान, मेरी जो भी अच्छाइयाँ हैं, मेरे जीवन की जो भी अच्छाइयाँ हैं, वो अच्छे लोगों के काम में लग जाए, यानी मेरा सर्वस्व यहाँ की अच्छाइयों में लग जाए। बच्चों, मधु कांकरिया जो लेखिका है, ये अपनी यात्रा करती है, सिक्किम की यात्रा। वो अपनी यात्रा गंगटोक से हिमालय तक का करती है और इस बीच उन्हें इतने सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का अनुभव होता है, जहाँ एक ओर प्रकृति की सुंदरता से भरी ये धरती है, वहीं एक ओर पुरुष और महिला के जीवन का संघर्ष भी है, जहाँ एक ओर नदियों का बहाव है, सुंदर बर्फीली घाटियों का सुंदर समूह है, वहीं मातृत्व और श्रम साधना का साथ साथ झगड़ा है। यानी माँ अपने बच्चों का पेट भी पालती है, अपने बच्चों की देखभाल भी करती है, साथ में पेट की आग को शांत करने के लिए उन तराइयों में, हिमालय की उन तराइयों में जहाँ पर रास्ते काट काट कर बनाए गए हैं, वहाँ दिन रात एक करके बहुत ही खतरों से खेलती हुई पत्थर तोड़ती हुई दिखाई देती है। लेखिका मधु कांकरिया महिलाओं के इस रूप को देखकर, महिलाओं के इस श्रम को देखकर, खतरों से खेलती इन महिलाओं को देखकर भावुक हो जाती है और इस पाठ को बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे सामने रखने का प्रयास करती है। ये एक यात्रा वृतांत है जो मन को बहुत छू लेने वाली है। बच्चों, यह पाठ है साना साना हाथ जोड़ी। ये हमारी कक्षा 10 की पुस्तिका कृतिका से तीसरी पाठ है, जिसे लेखिका मधु कांकरिया ने हमारे लिए प्रस्तुत किया है। बच्चों, मैं इस पाठ को पढ़ाने से पहले एक और महान व्यक्ति का चित्र आपको दिखाना चाहूँगी। मुझे लगता है कि आपने कहीं कहीं इस तस्वीर को ज़रूर देखा होगा। जी हाँ बच्चों, ये तस्वीर है महात्मा दलाई लामा जी का। बच्चों, जानते हो, जिस प्रकार हमारे देश को आज़ाद करने के लिए हमारे महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक वैसे ही दलाई लामा जो तिब्बत के थे, चीन के द्वारा उनको बहुत कष्ट दिया जाता था। चीन का वर्चस्व वहाँ पर स्थापित था और अपनी इस स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ने के लिए दलाई लामा जी भारत आ गए। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को उन्होंने अपने जीवन में उतार ही लिया था। भारत में जब आए तो महात्मा गांधी के जीवन आदर्श को भी आत्मसात कर लिया। तिब्बत पर चीन के कब्जे के खिलाफ उन्होंने पूरी दुनिया को गोलबंद किया, यानी पूरे दुनिया को अपने साथ मिला लिया और वो लड़ रहे हैं कि किसी न किसी तरह हमारा जो देश है वो भी आज़ाद हो जाए। और इसी एक उम्मीद के साथ वो सत्य और अहिंसा के राह पर चल रहे हैं और लोगों को अच्छे और सद्भावना का संदेश देते हुए लोगों को अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखा रहे हैं। तो बच्चों, क्योंकि साना साना हाथ जोड़ी ये पाठ बहुत ही बड़ा है, इसीलिए मैं आपको कुछ अंश
जो महत्वपूर्ण है, जो पाठ में जो महत्वपूर्ण अंश दिए गए हैं, मैं उसको लेकर चलती हूँ। तो इस पाठ में आप सबका स्वागत है। चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया है और उनका एक जीप ड्राइवर है जिसका नाम जितेन नार्गे है। बच्चों, इससे पहले कि पाठ शुरू हो, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि एक गाइड जो होता है उसको एक अच्छा वक्ता होना चाहिए और जिस स्थान का वो गाइड होता है उस स्थान के बारे में उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और साथ में उसका मृदु व्यवहार जो अतिथियों का दिल जीत लेता है। इससे क्या होता है कि जो यात्री आते हैं उनका मनोबल बढ़ता है, उनको अपनी यात्रा में आनंद आता है, पूरी जानकारियाँ उस जगह की मिलती है। ठीक ऐसे ही जितेन नार्गे लेखिका का जीप ड्राइवर होने के साथ साथ उनका गाइड का काम भी कर रहा था, जो लेखिका के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं। लगभग 3-4 किलोमीटर चलने के बाद जितेन ने खेदुन दिखाया और कहा जहाँ सभी देवताओं का निवास होता है और उनका भय दिखाया। उसने कहा कि वे पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। हमारा मानना है कि नदी, झरनों और पहाड़ों की पूजा जब की जाती है तो वहाँ गंदगी फैलाना वर्जित है। इस प्रकार जितेन ने उन्हें गंगटोक की सुंदरता का राज बताया। उन्हें बताया कि युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ने बनाया और अब भी यहाँ रास्ते बनने लग रहे हैं। लेखिका सोचती है कि इस सौंदर्य की खोज करना अभी भी जारी है। जीप आगे बढ़ने लगती है। साना साना हाथ जोड़ी का शाब्दिक अर्थ जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि छोटे छोटे हाथ को जोड़कर प्रार्थना की जाती है कि मेरा जीवन अच्छाइयों में गुजर जाए। युमथांग में प्रयुता तथा रोडोडेंड्रो के फूलों की बहुतायत के विषय में जितेन ने बताया कि 15 दिनों बाद यह घाटी फूलों की सेज बन जाएगी। रास्ता अब चौड़ा आ गया था। जितेन ने बंदरों को अपने बाल बच्चों के साथ देख बताया कि यहाँ बंदरों का मांस कैंसर से बचने के लिए खाया जाता है। एक ने पूछा कि क्या तुमने बंदर का मांस खाया है? तो उसने कहा कि उसने तो कुत्ते का भी मांस खाया है। सभी सैलानी उसे गप्पी समझ रहे थे, परंतु लेखिका को उसकी बात पर विश्वास था क्योंकि उसने दक्षिण बिहार में सुअर का दूध पीने को विवश आदिवासी देखे थे। साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका बताती है कि रोमांच से भरा सफर पूरा कर वे युमथांग पहुंच गए। युमथांग इतना सुंदर नहीं था जितना कटाव था। लेखिका को मंजिल से ज़्यादा मंजिल तक का सफ़र ज़्यादा रोमांचक लगा। उसने चिप्स बेचने वाली एक सिक्किम महिला से पूछा कि क्या तुम सिक्किमी हो? पर जो उसका जवाब था कि मैं इंडियन हूँ। जवाब सुनकर लेखिका बेहद खुश हुई कि वे भारत में घुल मिलकर इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं। उसने सोचा कि काश कश्मीर में भी ऐसी सहज संतुष्टि होती। बच्चों, आप समझ सकते हो कि लेखिका ने अनायास ही कश्मीर को क्यों याद किया होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कश्मीर का वर्चस्व बहुत ही कष्टमय बीत रहा था और आज लोगों को एक राहत महसूस हुआ है कि शायद अब कुछ अच्छा होगा। अचानक एक कुत्ते ने रास्ता काटा तो जितेन ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। फिर उसके गुरु नानक के फुटप्रिंटों वाले पत्थर की जानकारी दी तथा बताया कि गुरु नानक की थाली से छिटक कर चावल जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ चावल की खेती होती है। अर्थात उसने गुरुदेव की महिमा भी बताई। कटाव यहाँ से करीब 500 फीट ऊंचाई पर था।
उस युवक की पत्नी उत्सुकता से हमें देख रही थी और महुआ गुडुक करने वाली गौ माता को मीठी झिड़कियां देकर भगा रही थी। सभी अपने लक्ष्य कोटा की तरफ चल दिए थे। रास्ता पहले ही खतरनाक था, ऊपर से धुंध और बारिश व कठिनाई पैदा कर रही थी। जितेन अनुभव के बल गाड़ी चला रहा था। रास्ते में सिवाय चेतावनी और उनके परिंदा भी नहीं था। करीब आधा घंटा रास्ता कट जाने पर धुंध कुछ छट गई। नार्गे ने कहा कि कटाव की तरह ना तो स्विट्जरलैंड सुंदर है और ना ही इतनी ऊंचाई पर है। बच्चों, यहाँ कटाव और स्विट्जरलैंड को इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि कटाव एक जो ऐसा स्थान है जो बहुत ही सुंदर है, भारत का एक हिस्सा है, उसे भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ नार्गे बहुत ही गर्व के साथ कहता है कि कटाव स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। और आगे बताते हैं, हमें बर्फ के ढके पहाड़ देखते ही पता चल गया कि कटाव के नज़दीक हम पहुंच ही गए हैं। पहाड़ पर कहीं पाउडर सी बर्फ थी तो कहीं धूप से पिघलकर पहाड़ दिखाई दे रहा था। जितेन ने बताया कि यह बिल्कुल ताज़ा बर्फ है। लेखिका जीप में से सिर बाहर निकालकर चांदी सी चमकती बर्फ को उल्लासित होकर देख रही थी। जितेन से फिर पूछ ही लिया कि यहाँ बर्फ और कितने देर में मिलेगी। अगले ही पल बर्फ मोतियों की तरह गिरने लगी और जितेन प्राकृतिक सौंदर्य पर मुग्ध होकर नेपाली गीत गाने लगा और साथ साथ में नाचने भी लगा। सभी सैलानी जीप से उतरकर बर्फ से खेलने लगे और बर्फ में प्रकृति को कैमरे में कैद करने की कोशिश करने लगे। लेखिका के पास जूते नहीं थे, इसीलिए और क्योंकि वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, इसीलिए वहाँ ये सब सामान सहेजना भी कठिन था। तो बर्फ में प्रकृति को कैमरे में कैद करने लगी। लेखिका के पैर ठंड से झंझनाने लगे, पर मन खुशी से झूम रहा था। सारे दृश्य को अपने अंदर समेटने की कोशिश में थी ताकि महानगर के जीवन में भी इस प्राकृतिक छटा का मजा ले सके। अर्थात लेखिका चाहती थी कि सुंदर मनोहर दृश्य को वो अपने हृदय मानस पटल पर इस तरह से सहेज ले कि जब वो एकांत में जब अपनी जगह जाएंगी और एकांत में बैठेगी तो इन सारी स्मृतियों को याद करके फिर से उत्साहित हो सकेगी और उस क्षण का मजा ले सकेगी। उसे लगा कि शांत और मधुर वातावरण के कारण ऋषि मुनियों ने इसे अपनी तपोभूमि ही बनाया होगा। इसी के आंचल में बैठ वे सारे जगत को सुखी करते थे। अगर दुष्ट व्यक्ति भी इस अनूठी छटा को देख ले तो करुणावतार बुद्ध बन जाए। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि लेखिका का यह मानना था कि अगर कोई दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भी वहां पहुंच जाए तो उसका भी मन परिवर्तित हो जाएगा, वह भी सज्जन पुरुष बन जाएंगे। और तभी लेखिका मणि से पूछती है क्या उसने मिल्टन की वह ईव कविता पढ़ी है। परंतु मणि दार्शनिक की तरह हिमालय को जल स्तंभ बताने लगी थी। उसने कहा कि प्रकृति कितने अच्छे तरीके से जल संग्रह करती है और जब गर्मियों में पानी के लिए लोग तरस रहे होते हैं तब ये प्यास बुझाने का काम करती है। वह इन हिमगिरों को नमस्कार करने लगी। लेखिका भी यही सोच रही थी कि उसे पत्थर तोड़ने वाली पहाड़ियों का ध्यान आ गया और वह उदास हो गई। ऊंचाइयों पर चढ़ते समय जितेन बताने लगा कि हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेते हुए सब ऊंचाई पर तेजी से चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के पहले ही पड़ाव पर लेखिका ने पढ़ने वाले बच्चों को वापस आते हुए देखा तो जितेन ने बताया कि 3.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे पढ़ने जाते हैं। लेखिका ने स्कूली बस के बारे में पूछा तो जितेन हंसकर कहने लगा, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, अतः यहाँ बस एक ही स्कूल है। वह बताता है
कि ये बच्चे पढ़ते ही नहीं वरन अपनी माताओं के साथ पशुओं को चराते भी है, पानी भरते हैं। शाम को अधिकांश लड़कियों के भारी भारी गड्ढर ढोते हैं जैसे स्वयं मैंने ढोए हैं। खतरा धीरे धीरे बढ़ने लगा। सड़क बहुत संकरी थी। इन रास्तों पर जगह जगह चेतावनियां लिखी हुई थी। कुछ ही दूर चले थे कि चेतावनी पड़ी, यहाँ चारों तरफ नरभक्षी है, सावधान। परंतु लेखिका को नरभक्षी नहीं मिले, उसे तो लंबे लंबे बालों वाले याक मिले थे। सायंकाल लेखिका ने मवेशियों और लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ले जाती औरतों को देखा। आसमान में धुंध और बादल छाए हुए थे। कुछ युवतियां चाय के बागानों में बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। लेखिका की नजर एक गोरी सी यौवनावना पर पड़ी, एक गोरी सी युवती पर पड़ी जो लाल रंग का बोकू पहने हुए थी। उस नवयुवती का असहाय रूप देखकर लेखिका चीख पड़ी। तात्पर्य यह बच्चों, उसकी सुंदरता देखकर लेखिका की आंख चुंधिया गई। लेखिका जितेन से कहती है कि यह कार्य तो बड़ा कठिन होगा। जितेन लेखिका को सड़क बनाने का तरीका तथा जोखिमों की जानकारी देता है और बताता है कि जरा सी चूक हुई कि नहीं मतलब मौत। तभी लेखिका को सिक्किम सरकार का बोर्ड याद आ गया जिस पर लिखा था, आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। बच्चों, इसका मतलब ये है कि इतने सिंकरियन, इतने पतले से रास्तों को बनाना और जहाँ पर पैर रखने के लिए भी सोचना पड़ता है कि कहीं मैं नीचे न गिर जाऊँ, ऐसी जगहों पर इन लोगों ने बहुत ही खूबसूरती से वो रास्ता बनाया था अपने जान को जोखिम में डालकर। एक लेखिका को पलामू और गुमला के जंगलों में पत्ते तलाशने वाली आदिवासी युवतियों का ध्यान आ जाता है जो पीठ पर कपड़े से बच्चों को बांधी रहती थी। लेखिका उन युवतियों के फूले पांव और पहाड़ियों के हाथ पर पड़े ठाटे यानी छाले महसूस कर रही थी और पत्थरें ढो कर हथियार चला चला कर उनकी हथेलियां सख्त सी हो गई थी। ये सारी चीज़ें लेखिका को अंदर तक दुखा रहे थे। सारे सुख चैन एक तरफ और दुख दर्द एक तरफ। आम जनता की कहानी लगभग हर जगह एक जैसी ही है। तभी उसकी सहयात्री मणि तथा जितेन उसे खोजते हुए आ गए। उसे उदास देख जितेन उसे समझाता है कि यह हमारा देश की आम जनता है मैडम, जिसे कहीं भी देखा जा सकता है। अतः यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखिए जिसके लिए आप इतना पैसे खर्च करके यहाँ आए हो। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका मन ही मन सोचती है कि यह आम जनता ही नहीं, जीवन का संतुलन है जो थोड़ा सा लेकर बहुत कुछ देते ही है। लेखिका जीप की तरफ मुड़ी ही थी कि वे महिलाएं किसी बात को लेकर खिलखिला कर हंस पड़ी और उस गमगीन माहौल को एक ताजमहल सा सुंदर चमक मिल गया। आगे देखते हैं बच्चों। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका उदास सी हो गई थी क्योंकि उन्हें उन महिलाओं का इस तरह कठोर मेहनत करना और इस तरह अपने जान को जोखिम में डालना लेखिका को अंदर तक डरा रहा था, अंदर तक करुणा से भर चुकी थी वो। कुछ देर बाद हिमालय का वही पल पल परिवर्तित असीम सौंदर्य देख वह झूम उठी। कुछ देर के लिए वह उन दुख से थोड़ा सा बाहर आ जाती है, कभी संपूर्ण सौंदर्य को तो कभी सब कुछ बादल में ऐसा लगता है। उसे लगा कि प्रकृति उसे माया की ओर छाया का खेल दिखाकर सयानी बना रही है। धुंध छटने पर उसे छाया पहाड़ के नीचे झरने, नदियों, घाटियों और फूलों से सजी जन्नत दिखाई दी जहाँ लिखा था थिंक ग्रीन। बच्चों, थिंक ग्रीन का मतलब क्या है? इसके अंदर ये अर्थ छुपा है कि आज हम अपने
अपनी आवश्यकता के कारण हम जंगलों को काटते जा रहे हैं। आज हमारा भारत जंगल विहीन होता जा रहा है। हमें हरियाली देखने को नहीं मिल रही है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अधिक से अधिक पौधे लगाएं और अपने भारत को हरित करें, यानी हरा करें। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका प्रकृति की अलौकिक घटना को देखकर सोचती है कि एक पल में ही ब्रह्मांड में सब कुछ कैसे घटित हो जाता है। प्रकृति अपने अद्भुत रूप और सौंदर्य को लिए नित्य प्रवाहमय है और इसमें चलता रहता है तिनक सा मानव अस्तित्व। लेखिका महसूस करती है कि जीवन का आनंद आगे चलते रहना ही है। साना साना हाथ जोड़ी। बच्चों, इस पाठ में लेखिका ने जहाँ एक और प्रकृति की सुंदरता दिखाई है, वहीं एक और पुरुष और महिलाओं का जो मेहनत कश जीवन है उसको दिखाया है। कहीं भूख से जंग दिखाया गया है, तो यहीं एक स्थान पर वहाँ पहुँचती है जहाँ पर खूब श्वेत पताकाएं यानी झंडे दिखाई देते हैं। तब वो नार्गे से पूछती है कि ये सफ़ेद पताकाएं क्या है या ये श्वेत झंडे क्या है। तब नार्गे बताता है कि मैडम, यहाँ जो श्वेत पताकाएं हैं ये ऐसे बुद्धिस्ट लोगों के लिए है जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। यानी जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो ऐसे सफ़ेद पताकाओं में अच्छे अच्छे विचार लिखकर 108 पताकाएं फहराई जाती है। ठीक है बच्चों, फिर बताते हैं कि सिर्फ श्वेत पताकाएं ही नहीं, रंगीन पताकाएं भी फैलाई जाती है तब जब कुछ अच्छे काम की शुरुआत होती है। यानी जब किसी अच्छे काम की शुरुआत होती है तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, और जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। फिर आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद उन्हें एक व्हील दिखता है। ठीक है, उस व्हील के बारे में मान्यता ये बताता है नार्गे कि अगर इस व्हील को घुमाया जाए तो जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। बच्चों, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहती हूँ कि यहाँ पर लेखिका ने एक बात पाठ में कही। अगर आप पाठ को पूरा पढ़ोगे तो वहाँ पाठ में एक जगह बताया गया है कि हम भारतीय कहीं भी हो, हम भारतीय कहीं भी हो, हमारी मान्यता लेकिन एक ही है। जहाँ हम सोचते हैं कि गंगा में डुबकी लगा लेने से हमारे पाप धुल जाते हैं, वैसे सिक्किम के लोगों का मानना है कि इस व्हील को घुमाओगे तो आपका जो पाप धुल जाएंगे। उसी तरह आगे बढ़कर एक और जगह पहुंचती है जहाँ पर बहुत घने बर्फ के बीच उन्हें कुछ हमारे सैनिक दिखाई देते हैं। बच्चों, यहाँ हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा गंभीरता के साथ। जहाँ हम थोड़ी सी ठंड जब पड़ती है तो हम ठिठुरने लगते हैं, हम शॉल ओढ़ लेते हैं, हम मोटी मोटी चादरें ओढ़ लेते हैं और सारा काम छोड़कर बिस्तर में दुबकने चले जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा सोचिए, उन सैनिकों को, उन सीमा प्रहरियों को जो रात दिन, सुबह शाम, धूप, ठंड, बारिश, तूफान, हर समय दिन रात एक करके अपना कर्तव्य का पालन करते हुए हमारी रक्षा करते हैं। उन्हीं की रक्षा करने के कारण ही हम यहाँ बैठकर शांति का नींद ले रहे हैं, शांति का जीवन बिता रहे हैं। बच्चों, यहाँ हमारा एक छोटा सा प्रश्न है कि क्या उन सैनिकों के प्रति हमारा कोई जिम्मेदारी है? बिल्कुल है, क्योंकि जब वो हमारे लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अपने पूरे परिवार को छोड़कर अपना पूरा सर्वस्व इस धरती पर लगाने को तत्पर है, तो हमारा
हमारा भी कर्तव्य यह बनता है कि हम समय समय पर अपने सैनिकों के लिए, अपने फौजियों के लिए, अपने हृदय से उनके परिवार का पालन पोषण करें। जिसकी जो भी हैसियत है उसके हिसाब से हम कुछ ना कुछ उनके परिवारों को दें। उनको दान नहीं चाहिए, उन्हें आपका आशीष चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपके द्वारा उनको वो सम्मान चाहिए जिसके वो हकदार हैं, जिनके वो अधिकारी हैं। बच्चों, मैं क्योंकि पहले ही बता चुकी हूँ ये पाठ बहुत लंबा है, तो मैं प्रश्नों से आपको इस पाठ को समझाने का प्रयास करती हूँ। इस पाठ का पहला प्रश्न है, झिलमिल सितारों की रोशनी में नहाया गंगतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है। बच्चों प्रश्न देखिए, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है। इसका उत्तर है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगतोक लेखिका के मन को सम्मोहन जगा रहा है। लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। इस सुंदरता से उस पर ऐसा जादू सा असर कर दिया कि उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा और अर्थहीन सा लग रहा था। उसके भीतर जैसे सब शून्य हो गया हो, एक शून्य सा व्याप्त हो गया था। बच्चों, यहाँ गंगटोक की सुंदरता को देखकर लेखिका स्तब्ध है। वो पूरी तरह से उस सुंदरता पे खो गई है। बच्चों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। बच्चों जब पाठ चल रहा था मैंने तभी बताया था कि यहाँ की स्त्री, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, युवती, युवक हर कोई मेहनत करता है। इसीलिए इस शहर को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। तो उत्तर देखिए, गंगटोक एक ऐसा पर्वतीय स्थल है जिसे वहाँ के मेहनत कश लोगों ने अपनी मेहनत से सुरम्य बना दिया है। वहाँ सुबह, शाम, रात सब कुछ बहुत सुंदर प्रतीत होता है। यहाँ के निवासी भरपूर परिश्रम करते हैं, इसीलिए गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, कभी श्वेत कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। बच्चों, श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती है। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए नगर से बाहर किसी वीरान स्थान पर मंत्र लिखी 108 पताकाएं फहराई जाती है। उन्हें उतारा नहीं जाता, वे धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाते हैं। किसी शुभ कार्य को आरंभ करने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। आगे चलें। अगला प्रश्न है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उत्तर है, जितेन ने लेखिका को एक अच्छे गाइड की तरह सिक्किम की मनोहारी प्राकृतिक छटा, सिक्किम की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के जनजीवन की जानकारियां प्रदान की। अगला प्रश्न है, लॉन्गस्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। प्रश्न दोबारा सुनिए बच्चों। लॉन्गस्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। लॉन्गस्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने उसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह धर्म चक्र है। इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं।
जितेंद्र की यह बात सुनकर लेखिका को ध्यान आया कि पूरे भारत की आत्मा एक ही तो है। मैदानी क्षेत्रों में गंगा के विषय में भी ऐसी ही धारणा है। उसे लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है। सारी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद उनकी आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य की अवधारणाएं एक सी है। अगला प्रश्न देखिए। जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। बच्चों, मैंने पाठ में बता दिया था पहले, फिर भी उत्तर देखिए। जितेंद्र नार्गे लेखिका का ड्राइवर कम गाइड था। वह नेपाल से कुछ दिन पहले आया था, जिसे नेपाल और सिक्किम की अच्छी जानकारी थी, क्षेत्र से सुपरिचित था। एक ड्राइवर के साथ साथ गाइड का कार्य कर रहा था। उसमें प्रायः गाइड के वे सभी गुण विद्यमान थे जो अपेक्षित होते हैं। अगला प्रश्न है, यह यात्रा वृत्तांत लेखक ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा। ज्यों-ज्यों ऊंचाई पर चढ़ते जाएं, हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियां विशाल पर्वतों में बदलने लगती है। घाटियां गहराती गहराती पाताल नापने लगती है। वादियां चौड़ी होने लगती है, जिनके बीच रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी नजर आती है। जलप्रपात जलधारा बनकर पत्थरों के बीच बलखाती सी निकलती है, जो मन को मोह लेती है। हिमालय कहीं हरियाली के कारण चटक हरे रंग की मोटी चादर सा नजर आता है, तो कहीं पीलापन लिए नजर आता है, कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला नजर आता है। अगला प्रश्न है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं उसे लिखिए। लेखिका को उम्मीद थी कि उसे लायुग में बर्फ देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक सिक्किमी युवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल कम हो गया है, अतः उन्हें 500 मीटर ऊपर कटाव में ही बर्फ देखने को मिल सकेगी। प्रदूषण के कारण पर्यावरण में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं। स्नोफॉल की कमी के कारण नदियों में जल प्रवाह की मात्रा कम होती जा रही है। परिणाम स्वरूप पीने योग्य जल की कमी सामने आ रही है। प्रदूषण के कारण ही वायु प्रदूषित हो रहे हैं। सांस लेने के लिए ताज़ा हवा का मिलना भी मुश्किल हो रहा है। सांस संबंधी रोगों के साथ साथ कैंसर तथा उच्च रक्तचाप की बीमारियां बढ़ रही है। ध्वनि प्रदूषण मानसिक अस्थिरता, बहरेपन तथा अनिद्रा जैसे रोगों का कारण बन रहा है। यानी प्रदूषण से मानव त्राही त्राही कर रहा है। बच्चों, ये कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं, इसको देख लीजिए। रात के सम्मोहन में डूबी लेखिका अपने बाहर भीतर एक शून्यता की स्थिति महसूस कर रही थी। लेखिका ऐसी स्थिति से कब और कैसे मुक्त हुई? उत्तर है, लेखिका गंगटोक की सितारों भरी रहस्यमयी रात देखकर सम्मोहित हो रही थी। सौंदर्यपूर्ण जादू भरे क्षणों में लेखिका अपने बाहर भीतर शून्यता की स्थिति महसूस कर रही थी। उसकी यह स्थिति तब टूटी जब उसके होठ एक प्रार्थना गुनगुनाने लगे। साना साना हाथ जोड़ी गर्दभू प्रार्थना, होम रो जीवन तीन रो कौशेली। इस प्रार्थना को आज ही सवेरे उसने एक युवती से सीखा था, नेपाली युवती से सीखा था। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? इस प्रश्न का उत्तर है, लेखिका प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर एकदम मौन, किसी ऋषि की तरह शांत होकर वह सारे परिदृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। वह रोमांचित थी, पुलकित थी। उसे आदिम युग की अभिषिक्त राजकुमारी सी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने जैसा आभास हो रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी हो। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई हो। उसका मन भी अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहे, इस झरने की पुकार सुनती रहे।
प्रकृति के सौंदर्य को देखकर लेखिका को पहली बार एहसास हुआ कि यही चलायमान सौंदर्य जीवन का आनंद है। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती सुंदर कोमलांगी पहाड़ी औरतों का दृश्य झकझोर गया। उसने देखा कि उस अद्वितीय सौंदर्य से परिपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। कईयों की पीठ पर डोको यानी बड़ी टोकरी में बच्चे बंधे हुए थे। यह विचार उसके मन को बार बार झकझोर रही थी कि नदी, फूलों, वादियों और झरनों के ऐसे स्वर्गिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिजीविषा के बीच जंग जारी है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करिए। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में निम्न लोगों का योगदान सराहनीय होता है। जैसे वे सरकारी लोगों को व्यवस्था में संलग्न होते हैं, वहाँ के स्थानीय गाइड जो उस क्षेत्र की सर्वथा जानकारी रखते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग जो सैलानियों के साथ रुचि से बात करते हैं, वे सहयोगी यात्री जो यात्रा में मस्ती भरा माहौल बनाए रखते हैं और कभी निराश नहीं होने देते, उत्साह से भरपूर होते हैं। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही मार्मिक प्रश्न है ये। देखिए, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक लौटा देती हैं। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। उत्तर है, किसी देश की आम जनता देश की आर्थिक प्रगति में बहुत अधिक अप्रत्यक्ष योगदान देती है। आम जनता के इस वर्ग में मजदूर, ड्राइवर, बोझ उठाने वाले, फेरी वाले, कृषि कार्यों से जुड़े लोग आते हैं। अपनी यूमथांग की यात्रा में लेखिका ने देखा कि पहाड़ी मजदूर औरतें पत्थर तोड़कर पर्यटकों के आवागमन के लिए रास्ता बना रही हैं। इससे यहाँ पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, जिसका सीधा सा असर देश की प्रगति पर पड़ेगा। इसी प्रकार कृषि कार्यों में शामिल मजदूर, किसान फसल उगाकर राष्ट्र की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। बच्चों, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? उत्तर है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज पहाड़ों पर प्रकृति की शोभा को नष्ट किया जा रहा है। वृक्षों को काटकर पर्वतों को नंगा किया जा रहा है। शुद्ध पवित्र नदियों को विविध प्रकार से प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। नगरों का, फैक्ट्रियों का गंदा पानी पवित्र नदियों में छोड़ा जा रहा है। सुख सुविधा के नाम पर पॉलीथीन का अधिक प्रयोग और वाहनों के द्वारा प्रतिदिन छोड़ा धुआं पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रहा है। इस तरह प्रकृति का गुस्सा बढ़ रहा है, मौसम में परिवर्तन आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। बच्चों, ये जो प्रश्न का उत्तर है आपको छोटे छोटे अनुच्छेद पर्यावरण के ऊपर लिखने में भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ को रोकने में हम क्या सहयोग दे सकते हैं, इसमें आप ये पॉइंट डाल सकते हो। वर्तमान में खड़े वृक्षों को ना काटे और न काटने दें, और अगर कट भी गए हैं तो वहाँ हमें नए पौधों को रोप देना चाहिए। यथासंभव वृक्षारोपण करें और दूसरों को वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित करें। हो सके तो अपने मित्रों के जन्म दिवस पर अपने मित्रों को क्या देना है, पौधे देना है, ताकि जिस तरह उसकी उम्र बढ़ती रहेगी उन पौधों का उम्र भी बढ़ता चला जाएगा।
तो इस तरह से बच्चों यह प्रश्न या यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। अगले पाठ के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए सबको ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कमर कस लीजिए। जय हिंद।